वेलकम टू न्यूटन क्लासेस। देखिए हम सब फिर मैथ का क्वेश्चन देखते हैं जो 12th बोर्ड में आएगा और स्टेट और सीबीएसई दोनों में ये सब क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम सब देखते हैं। इंटीग्रेशन देखेंगे, डिफरेंशिएशन देखेंगे, उसके बाद कुछ क्वेश्चन हम सब वेक्टर देखेंगे, कोई 3D देखेंगे, कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन देखेंगे, है ना। उसके बाद पीपीएल का भी देख लेंगे, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाला, है ना। तो सब हम सब देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं, मान लीजिए रहेगा इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? साइन स्क्वायर थीटा का जानते हैं फार्मूला क्या होता है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, है ना। ये सब देखिए ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज का फार्मूला हो गया ये, है ना। ये ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। इसके बाद देखिए अब इंटीग्रेशन कर देना है तो 1/2 तो कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा। उसके बाद हमसे इंटीग्रेशन करेंगे तो डी थीटा माइनस कॉस 2 थीटा डी थीटा। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 थीटा माइनस कॉस 2 थीटा क्या होता है साइन 2 थीटा, और थीटा में क्या गुना है 2, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, है ना, और प्लस सी, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन हो सकता है आपका कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे? कॉस स्क्वायर थीटा का आइडेंटिटी जानते हैं हम सब फार्मूला 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2 डी थीटा। 1/2 कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन डी थीटा। कॉस रहेगा तो बीच में प्लस हो जाता है, अगर साइन स्क्वायर थीटा रहेगा तो बीच में माइनस हो जाता है, बस वही अंतर है ना। तो 1/2 कांस्टेंट, उसका कॉस 2 थीटा डी थीटा। अब तो सीधे इंटीग्रेशन कर देना है तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन डी थीटा का थीटा प्लस इसका साइन 2 थीटा बाई 2 प्लस सी। ये सब क्वेश्चन देखिए 2 नंबर में पूछ सकता है, बिहार बोर्ड वाला एग्जाम है ना उसमें 2 नंबर में ये सब पूछ सकता है। ठीक, सीबीएसई में भी पूछ सकता है। अगला तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा देख लिए, अब टेन स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? तो टेन स्क्वायर थीटा का डायरेक्ट इंटीग्रेशन तो जानते नहीं हैं, तो इसको क्या करेंगे सेक स्क्वायर थीटा में चेंज कर लेंगे। सेक स्क्वायर थीटा -1 हमसे जानते हैं, टेन सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो टेन स्क्वायर थीटा वहाँ से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज लगाएं, ये आ गया। अब इसके बाद इंटीग्रेशन हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा माइनस डी थीटा, है ना। ये क्या हो जाएगा टेन थीटा माइनस थीटा प्लस सी। ठीक है, तो साइन देख लिए, कॉस देख लिए, टेन देख लिए, अब क्या देखेंगे? साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा का क्या करेंगे बताइए? कॉसेक स्क्वायर थीटा का भी डायरेक्ट इंटीग्रेशन पढ़े हैं कि नहीं देख पढ़े हैं? कॉसेक स्क्वायर थीटा का क्या होता है डायरेक्ट इंटीग्रेशन बताइए? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1। ठीक है, तो आप पढ़े होंगे क्या कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा का क्या होता है डायरेक्ट इंटीग्रेशन हमसे याद किए हैं कि नहीं? सेक स्क्वायर थीटा का होता है टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा का टेन थीटा, है ना। तो इसका क्या होता है माइनस कॉट थीटा, है ना। इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन हमसे पढ़े माइनस कॉट थीटा प्लस सी। ठीक है, अगर आपका कॉट स्क्वायर थीटा रहेगा तब हम सब देखिए कैसे बनाएंगे। ठीक है, इसका तो डायरेक्ट जानते हैं कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉट थीटा, क्योंकि कॉट थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये तो डायरेक्ट हो जाएगा। उसके बाद पचमा देखते हैं। पचमा अब क्या हो गया कॉस साइन कॉस टेन देख लिए, कॉसेक देख लिए, अब कॉसेक के बाद क्या होगा सेक का कॉस का उल्टा सेक, तो सेक का तो सेक स्क्वायर थीटा का तो डायरेक्ट जानते हैं इंटीग्रेशन, है ना। सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा क्या होता है ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, तो इसका डायरेक्ट वैल्यू क्या होता है टेन थीटा प्लस सी, है ना। छठा अगर मान लिया आपका क्या रहेगा, हम लोग सबका देख ले रहे थे, 6 को ट्रिगो होता है 6 कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट स्क्वायर थीटा का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता, जैसे टेन स्क्वायर थीटा का डायरेक्ट नहीं होता, तो उसी तरह इसको हमसे क्या करेंगे ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटी लगाएंगे, तो कॉस स्क्वायर
कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो इसके जगह हमसे लिख दिए कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और डी थीटा। अब देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा का डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉट थीटा, है ना। अब माइनस इंटीग्रेशन ऑफ टैन थीटा क्या हो जाएगा माइनस थीटा प्लस सी। ये देखिए 6 हो गया। जितना भी स्क्वायर वाला था हम सब याद कर लिए, साइन स्क्वायर थीटा मतलब डिराइव कर लिए, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा टैन स्क्वायर थीटा, उसका साइन का उल्टा कॉसेक स्क्वायर थीटा का डायरेक्ट होता है माइनस कॉट थीटा, है ना। उसके बाद फिर आप देखिएगा सेक स्क्वायर थीटा का भी डायरेक्ट होता है टैन थीटा। किसका डायरेक्ट नहीं होता, साइन स्क्वायर थीटा का डायरेक्ट नहीं होता, कॉस स्क्वायर थीटा का डायरेक्ट नहीं होता, टैन स्क्वायर थीटा का आपको सेक में कन्वर्ट करना पड़ेगा, कॉट स्क्वायर थीटा वाले को भी कॉसेक स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अब पावर 3 वाला देख लेते हैं। पावर 3 में रहेगा जैसे कुछ आता है कॉस इंटीग्रेशन कॉस क्यू थीटा डी थीटा। तो हम सब पढ़े हैं कॉस 3 थीटा बराबर क्या होता है, कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला 4 कॉस क्यू थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, है ना। ये सब 2 नंबर में पूछता है, ठीक है। तो कॉस यहाँ से हम सब निकाल लेंगे कॉस क्यू थीटा, तो कॉस क्यू थीटा कितना हो जाएगा कॉस 3 थीटा प्लस 3 कॉस थीटा बाई 4। अब देखिए ये पावर 3 था तो इंटीग्रेशन करना टफ था, अब सिंपल हो जाएगा। तो इसको हम सब यहाँ पे रख देंगे तो क्या हो जाएगा कॉस 3 थीटा प्लस 3 कॉस थीटा बाई 4 डी थीटा। अब इसका इंटीग्रेशन सिंपल हो जाएगा 1/4 तो कांस्टेंट है बाहर, कॉस 3 थीटा का इंटीग्रेशन साइन 3 थीटा और थीटा में गुना क्या है 3 से डिवाइड हो जाएगा प्लस 3 कॉस थीटा का कितना होता है डायरेक्ट इंटीग्रेशन साइन थीटा होता है डायरेक्ट, है ना, प्लस सी। ये हो जाएगा आंसर। इसी तरह आप साइन क्यू थीटा का भी निकाल लीजिएगा। साइन क्यू थीटा का कैसे निकालेंगे, साइन क्यू थीटा रहेगा तो हम सब किसका यूज करेंगे साइन 3 थीटा का हम सब फॉर्मूला पढ़े हैं, क्या होता है साइन 3 थीटा बराबर होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा, है ना, ये होता है। तो अब यहाँ क्या करिएगा साइन क्यू थीटा निकालना, इसको इधर लेकर चलेगा तो क्या हो जाएगा 3 साइन थीटा, है ना, 3 साइन थीटा माइनस 4, ये देखिए 3 साइन थीटा और इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस साइन 3 थीटा माइनस साइन 3 थीटा अब बाई 4, ठीक है। ये समझ में आया। ये हो गया 3 साइन थीटा माइनस, इसको इधर लेके चलेगा 3 साइन थीटा माइनस साइन 3, ये देखिए गड़बड़ हो गया ना, ये इसके चलते गड़बड़ हो जा रहा है बार बार, पता नहीं कैसे ही आ जा रहा है। साइन 3 थीटा का फॉर्मूला 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। तो यहाँ से हमसे क्या करेंगे साइन 3 थीटा का हमको साइन क्यू थीटा निकालना है ना, साइन क्यू थीटा का वैल्यू कितना होगा यहाँ से रिप्लेस करेंगे, क्योंकि यहाँ से साइन क्यू थीटा डायरेक्ट निकालना टफ है थोड़ा। तो यहाँ पे हम सब करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको इधर ले आए तो क्या हो जाएगा 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा बटा क्या हो जाएगा 4, ये साइन क्यू थीटा हो जाएगा, है ना। तो इसका वैल्यू यहाँ पे हम सब ला के रख देंगे तो कितना हो जाएगा 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा बाई 4 और इसका डी थीटा, है ना। इंटीग्रेशन करेंगे तो 3/4 तो ये क्या 1/4 ना बाहर होगा, कांस्टेंट क्या है 1/4 बाहर। इंटीग्रेशन अब देखिए 3 साइन थीटा करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 माइनस 3 कॉस थीटा हो जाएगा, है ना। साइन थीटा का साइन थीटा क्या होता है माइनस कॉस थीटा हो गया। उसके बाद 1/4 तो बाहर है, तो बाहर हो तो उसको कांस्टेंट तो बाहर किया, इसका क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, क्योंकि साइन का क्या होता है माइनस कॉस, तो कॉस 3 थीटा बटा थीटा में क्या गुना है 3 से डिवाइड हो जाएगा प्लस सी, ठीक है। तो ये सब 2 नंबर में देगा, ठीक है। अगला हम सब देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम सब मान लीजिए कि डिफरेंशियल इक्वेशन से ऑब्जेक्टिव पूछता है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो सबसे पहले आपसे पूछेगा ऑर्डर और डिग्री निकालने के लिए, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन का देखिए कैसा ऑब्जेक्टिव पूछता है ना। पूछेगा कि d2y/dx² प्लस 8dy/dx, इसके पावर मान लीजिए 5 लिखा हुआ है, इसके पावर मान लीजिए क्या लिखा हुआ है 3 प्लस 8
y बराबर 0। तो ऑर्डर और डिग्री कैसे निकलता है ये एक जान लिया सब जगह। ऑर्डर और डिग्री क्या होना चाहिए, सबसे पहले ऑर्डर लिखेंगे तो देखेंगे ऑर्डर क्या होता है, हाईएस्ट डेरिवेटिव देखेंगे सबसे पहले, हाईएस्ट डेरिवेटिव। इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट डेरिवेटिव देखेंगे कौन सा है, तो हाईएस्ट डेरिवेटिव मतलब डिफरेंशिएशन एक बार किए तो उसको कहते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव, 2 बार किए तो सेकंड डेरिवेटिव, 3 बार किए तो थर्ड डेरिवेटिव। तो सबसे पहले देखना है कि ऑर्डर निकालना है तो हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है। तो ऑर्डर देखिए हाईएस्ट डेरिवेटिव इसमें कितना है, एक बार डिफरेंशिएशन है, ये 2 बार डिफरेंशिएशन, तो ऑर्डर कितना हो जाएगा हाईएस्ट 2, हाईएस्ट डेरिवेटिव 2 है इसमें। उसका डिग्री देखेंगे तो डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट डेरिवेटिव का पावर। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव का पावर देख लीजिए 3, ये वाला तो लेना नहीं है, ठीक है, क्योंकि हाईएस्ट और डेरिवेटिव ये है d2y/dx², तो इसका देख लेंगे डिग्री 3 हो जाएगा, तो 2 3 आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन इसमें रहता है आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए, जैसे dy/dx हो गया, प्लस आपका रहेगा 1/x y बराबर e⁻x। इसका पूछेगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए, ठीक है, ये भी ऑब्जेक्टिव में देता है। तो पहले देखेंगे ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में है कि नहीं, dy/dx प्लस py बराबर q, इस फॉर्म में रहना चाहिए। तो देखिए इस फॉर्म में है dy/dx प्लस py बराबर q, तो इससे इसको कंपेयर करेंगे तो हमको इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फार्मूला क्या होता है, e⁻इंटीग्रेशन p dx, है ना, तो e⁻p dx। तो हम p की दोनों को कंपेयर करेंगे कितना निकल जाएगा 1/x। आपको q से कोई मतलब नहीं है, है ना, बस आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे कुछ गुना नहीं रहना चाहिए। अगर x² गुना रहता तब क्या करते, इसको इससे टोटल में डिवाइड कर देते, क्योंकि dy/dx क्या होना चाहिए, फ्री फ्रॉम द वेरिएबल एंड कांस्टेंट नंबर, ठीक है, यहाँ पे सीधे 1 रहना चाहिए। तो हम सबको ये ध्यान रखना है बस कि इस फॉर्म में ही लाना है हमको। तो इस फॉर्म में दिया हुआ तो e⁻ क्या हो जाएगा p का वैल्यू कितना 1/x, तो p यहाँ पे रख दिया 1/x dx। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा e⁻ log dx/x पढ़े log x होता है, तो e log e तक क्या हो जाएगा 1। हमसे जानते हैं e log e का वैल्यू क्या होता है 1, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा e log e तक 1 हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर x, ठीक है, ये भी ऑब्जेक्टिव में देता है, ठीक है। अगर 2 नंबर में पूछेगा इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए, तो सॉल्यूशन क्या होता है y गुने इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dx, ठीक है। 2 नंबर में पूछेगा तो इसका सॉल्यूशन पूछेगा, ठीक है, सॉल्यूशन निकालिए। सॉल्यूशन निकालने के लिए देगा तो सॉल्यूशन का फॉर्मूला ये होता है, तो हमसे इस पर रख देंगे y गुने इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमसे कितना आ गया x। अब q का वैल्यू कितना दिया है, q का वैल्यू देख लीजिए क्या है e⁻x, उसके बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमसे का x आया है dx, ठीक है। अब इसको हम सबको सॉल्व कर देना है, ठीक है, तो इसको सॉल्व करते देखिए। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, यहाँ पे dx आ गया, तो इसको सॉल्व करना है तो क्या हो जाएगा, यहाँ आइलेट वाला रूल लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा IL इंटीग्रेशन पार्ट वाला। तो इसमें कौन फंक्शन होगा, अलजेब्रा देखिए पहले आ रहा है, उसका एक्सपोनेंशियल है, तो ये क्या हो जाएगा फर्स्ट और ये क्या हो जाएगा सेकंड, है ना। तो इसको हमसे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा x y उधर तो है जैसे है। अब इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट करेंगे तो क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन इज आउट ऑफ द x का बाहर निकल जाएगा, e⁻x का इंटीग्रेशन माइनस हो जाएगा, x का डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो 1 हो जाएगा, उसके बाद इंटीग्रेट e⁻x dx और टोटल का dx इंटीग्रेशन बाय पार्ट हम सब पढ़े हैं, तो ये होता है। तो ये क्या आ गया x e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x होता है, माइनस e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x होगा और फिर एक बार होगा तो e⁻x, और हमसे क्या लिखेंगे प्लस c। तो हमसे का सॉल्यूशन कितना आ जाएगा x y उधर था, ठीक है, और इधर कितना हो जाएगा x e⁻x कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा x - 1 प्लस c। तो आपका अगर सॉल्यूशन देगा 2 नंबर में पूछेगा तो ये हो जाएगा, अगर ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो सिर्फ इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछेगा, ठीक है, कभी कभी 5 नंबर में भी दे देगा, ठीक। तो आप सब ये देख लीजिएगा। अगला इसमें आता है आपका क्वेश्चन रहेगा वेरिएबल सेपरेबल से, है ना, वेरिएबल सेपरेबल से आता है सॉल्यूशन निकालने के लिए।
जैसे मान ली रहेगा d2y/dx, देखिए सिंपल एग्जांपल हम सब ले रहे हैं, ठीक है। जैसे मान ली रहेगा x²/y², ठीक है, पहला क्वेश्चन है। तो इसको हम वेरिएबल सेपरेबल से बनाएंगे तो y वाले को एक तरफ कर लेंगे और क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन निकालना रहेगा। कहेगा सॉल्व मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है, और सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, इट इज़ इंडिपेंडेंट फ्रॉम द डेरिवेटिव टर्म, यानी dy/dx हट जाएगा। इसमें क्या होगा, आंसर जो आएगा x और y के टर्म में आंसर आएगा, ठीक है। तो वेरिएबल सेपरेबल में क्या करते हैं, y वाले को एक तरफ और x वाले को एक तरफ कर दिए। उसके बाद फिर कर देना इंटीग्रेशन, y² dy x² dx। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो y³/3 बराबर क्या हो जाएगा, x³/3 प्लस c, है ना। तो इसको और लिख सकते हैं y³, सब कांस्टेंट को एक तरफ लेके चले जाइए, x³ और 3 जाके गुना हो गया तो क्या हो जाएगा, मान लीजिए कि c ही है, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ k है तो और क्या हो गया, c हो गया। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्व कर दिया हम सब। इट इज़ इंडिपेंडेंट फ्रॉम द डेरिवेटिव टर्म, देखिए इंडिपेंडेंट है ना, सॉल्यूशन मतलब यही होता है। अगला क्वेश्चन जैसे मान लीजिए इसी में रहेगा वेरिएबल सेपरेबल में ही, दूसरा क्वेश्चन हम लोग लेते हैं वेरिएबल सेपरेबल का। जैसे मान लीजिए रहेगा क्वेश्चन dy/dx = 1/√1 - x², ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, फिर वेरिएबल सेपरेबल लगाएंगे, dy को एक तरफ, y का टर्म तो है नहीं, y वाले को अकेले रहने दी, इसको इधर लेके चलेगा तो dx/√1 - x², दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिए, है ना। पहले y वाले को अकेले लिख लिए और फिर इंटीग्रेशन अभी नहीं करेंगे, नेक्स्ट टर्म में, फिर dx/√1 - x²। इसके बाद क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो ये कर दिए। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करें तो इसका क्या हो गया, y, है ना। इसका डायरेक्ट पढ़े होंगे क्या होता है, साइन इनवर्स x, है ना, और प्लस c लिख सकते हैं इधर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसको ले आके इधर लिख सकते हो y - c बराबर साइन इनवर्स x, तो x बराबर क्या हो जाएगा, साइन y - c, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर वेरिएबल सेपरेबल का हम बता दिए 1-2 टाइप का, अगला बताते हैं आपको, देखिए LPP में देखिए कैसा क्वेश्चन पूछेगा, आपका दे देगा z बराबर 3x + 4y और दिया हुआ रहेगा z मैक्स निकालने के लिए, या कभी कभी z मीन पूछ देता है मिनिमम निकालने के लिए, है ना। ये दोनों में से कोई एक पूछता है। आपका दिया हुआ रहेगा x > 0 है, y भी > 0 है, और कॉन्स्ट्रेंट्स दे देगा आपका, कॉन्स्ट्रेंट्स आपका दे देगा, इसमें दे देगा मान लीजिए x + y > 5, ठीक है। कॉन्स्टेंट दे दिया। तो हम सब क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, कॉर्नर पॉइंट्स निकालते हैं। तो सबसे पहले इसको क्या करें, इंटरसेप्ट फॉर्म में लिख लीजिए, x/5 + y/5 <= 1। तो यहाँ से हम सब का क्या आ गया, इंटरसेप्ट फॉर्म हम सब करेंगे तो क्या हो जाएगा, x पे कितना कट रहा है, 5,0, दूसरा क्या हो गया 0,5, और एक पॉइंट यहाँ ये भी ले सकते हैं 0,0, है ना। तो हम सब का ये तीनों पॉइंट हुआ। अब हम सब क्या करेंगे, मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, तो तीनों वैल्यू पुट करके देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या है, <1, यानी कि ग्राफ का क्या होगा, सारा ये लाइन के सब नीचे, है ना। ये वाला क्या हो गया, x + y = 5 का ग्राफ हो गया, है ना। x + y = 5 का ग्राफ हो गया ये। तो इससे क्या है को दिया हुआ कि <, है, तो <, मतलब इधर वाला पार्ट तो होगा नहीं, तो इधर वाला सारा पॉइंट लेना थी, कॉर्नर पॉइंट ये दोनों, और ये भी ले सकते हैं हम 0, 0। तो हम सब पुट करके देखेंगे मैक्सिमम कितना पे आएगा। तो सबसे पहले 5 0 पुट करिए, तो 5 0 पुट करेंगे तो z का वैल्यू क्या आ गया, मान लीजिए कि z1 ले लिए, जब पुट किए 5 0 तो कितना आ जाएगा, 3 × 5 = 15। z2 क्या हो जाएगा, z2 आप क्या करिएगा, 0,5 पुट करिएगा, तो x की जगह 0 रखेंगे तो 0, और 4 × 5 = 20, ठीक है। और 0 0 पुट करेंगे तो z3 निकल जाएगा, तो दोनों 0 हो जाएगा। तो हम सब का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो गया, जब पॉइंट क्या लेंगे 0,5, तो z मैक्स आ गया आपका 20, है ना, और z मीन आ गया आपका 0, ठीक है। तो LPP का भी क्वेश्चन देख लिया। अब देखिए हम सब 3D का कुछ क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है।
3D का देखिए क्वेश्चन आपका, जैसे मान लीजिए कि आपका दिया हुआ रहेगा डायरेक्शन रेशियो, आप जानते हैं क्या होता है, L बराबर x/r, y बराबर क्या होता है L, m और n क्या होता है डायरेक्शन रेशियो, m क्या हो गया y/r, n क्या होता है z/r, ठीक है, ये दे देगा आपका, ये आपको पता रहना चाहिए। इसी को क्या कहते हैं कॉस अल्फ़ा। ये क्या होता है L, m, n क्या है डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन, ये कॉस अल्फ़ा हो गया, ये क्या होता है कॉस बीटा और ये कॉस गामा। तो हम सबको ये ऑब्जेक्टिव में देता है, एक रिलेशन होता है L² + m² + n² = 1। देखिए ऑब्जेक्टिव में ये देगा, ठीक है। या फिर इसी को L की जगह लिख देंगे cos² अल्फ़ा + cos² बीटा + cos² गामा = 1। अल्फ़ा क्या है, जो आपका कोई मान लीजिए पोजीशन वेक्टर है, वो जो एंगल बनाएगा x एक्सिस के साथ। बीटा क्या होता है पोजीशन वेक्टर जो है y एक्सिस के साथ जितना एंगल बनाएगा वो होता है, उसका कोसाइन लेते हैं हम सब। और ये क्या होता है गामा, जो z एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगा उसका कोसाइन, उसको क्या कहते हैं हम सब डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियो कहते, डायरेक्शन रेशियो नहीं, इसको डायरेक्शन कोसाइन कहा जाता है। डायरेक्शन रेशियो क्या होता है वो अलग होता है ना, हम सब का डायरेक्शन कोसाइन का रिलेशन आपको याद रखना है, ये दोनों होता है। अब इससे ऑब्जेक्टिव दे सकता है कि मान लीजिए कि आपका दे दिया L का वैल्यू 1/√2 है ना, या फिर cos अल्फ़ा 1/√2 दे दिया, ठीक है। m का वैल्यू दे दिया आपका 1/√3, आपका पूछेगा cos बीटा दे दिया ये, ठीक है। आपको पूछेगा व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ cos गामा, या फिर व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ n का वैल्यू क्या होगा, तो हम सब इसी में रख देंगे। तो इसमें रखेंगे तो क्या हो जाएगा 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/2 है ना, प्लस 1/3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा n² तो आपको निकालना है ना, और ये क्या हो गया 1, तो n² यहाँ से निकाल लेंगे 1 - 1/2 - 1/3, एक में से आधा गया, आधा में से 1/3 घटाना 6 LCM हो गया, यह हो गया 3 - 2, आंसर क्या आ गया 1/6 है ना। तो n² का वैल्यू आ गया 1/6, तो हमको n चाहिए ना, तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/√6। तो ऑप्शन देख लीजिएगा, जो रहेगा वो मार दीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन तो ये आता है डायरेक्शन कोसाइन पे। उसके बाद देखिए आपका रहेगा स्ट्रेट लाइन का से क्वेश्चन देता है ना, 3D का स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन में क्या आपका रहेगा क्वेश्चन, जैसे x माइनस हमसे जानते हैं x1 बटा क्या होता है a, पहला स्ट्रेट लाइन का x माइनस y1 बटा b1। मान लिए दो लाइन का इक्वेशन लिख रहे हैं, ठीक है, z माइनस z1 बटा c1। दूसरा ये पहला स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हो गया। 3D में हम सब स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन इसी तरह लिखते हैं ना। उसके बाद क्या होता है x माइनस सेकेंड स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, ये मान लिए कि आपका फर्स्ट स्ट्रेट लाइन है L1, और दूसरे वाला का लिख रहे हैं y माइनस y2 बटा b2, और ये क्या होगा z माइनस z2 बटा c2 हो गया। तो देखिए आपका क्या है, दो स्ट्रेट लाइन दिया है L1 L2 है ना, और इससे कैसा क्वेश्चन पूछता है, दो स्ट्रेट लाइन है तो ये क्वेश्चन होता है। ये क्या हो गया x1, ये जो दिख रहा है x1 y1 और z1 क्या है, ये स्ट्रेट लाइन जिससे पास कर रहा है उसका एक पॉइंट है। स्ट्रेट लाइन है तो किसी पॉइंट से पास करेगा, तो जो पॉइंट से पास करेगा वो क्या है x1 y1 z1। तो सेकेंड स्ट्रेट लाइन का देखिए क्या है, जिससे पास कर रहा है वो पॉइंट क्या हो गया x2, y2, z2 है ना। तो ये दोनों पॉइंट हो गया, और ये दोनों क्या है a1 b1 c1, ये सब आपका डायरेक्शन रेशियो हो गया, ठीक है। तो अगर कहेगा कि दो स्ट्रेट लाइन पैरेलल है, तो पैरेलल का कंडीशन क्या होता है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये पूछता है कि दो लाइन्स अगर स्ट्रेट लाइन पैरेलल है तो क्या होगा, तो इसका डायरेक्शन रेशियो इक्वल होता है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। रहेगा कि दो स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर है ये क्या हो गया जब पैरेलल है, ठीक है। तो पैरेलल का साइन ये होता है, परपेंडिकुलर का क्या होता है कंडीशन a1a2 प्लस b1b2 प्लस c1c2 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो परपेंडिकुलर, तो ऑब्जेक्टिव में या तो ये देगा पैरेलल का कंडीशन या परपेंडिकुलर का, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन दे सकता है कि दो स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, x माइनस x1 बटा ऐसे दे सकता है, ठीक है,
x माइनस 5/3 पहला स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दे देगा, y माइनस 3/4, z माइनस 5/6 और दूसरा दे देगा x माइनस 8 पहला लाइन का इक्वेशन, दूसरा लाइन का इक्वेशन दे देगा 5 बराबर y माइनस 3 y माइनस 4/m इक्वल टू z माइनस 3/4। अब कहेगा कि दोनों लाइन परपेंडिकुलर है तो m का वैल्यू निकालिए। तो अभी जो फार्मूला बताएं कि दो लाइन परपेंडिकुलर होगा, कह रहा है ये दोनों लाइन क्या है, परपेंडिकुलर है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ m। दोनों लाइन परपेंडिकुलर है तो m का वैल्यू पूछेगा निकालने के लिए। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो हमसे क्या करेंगे, ये a1 ये क्या होता है b1 और ये c1 अभी बताएं, a2 b2 c2 और ये सब तो पॉइंट है 8 4 3 और 5 3 5। इससे क्या कर रहा है, ये स्ट्रेट लाइन पास कर रहा है लाइन 1। तो आपको आप क्या है परपेंडिकुलर ये दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में कि बोथ लाइन L1 एंड L2 आर परपेंडिकुलर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m। तो हमसे क्या करेंगे a1 a2 तो 3 × 5 प्लस 4 × 5 प्लस 6 × 4 बराबर क्या होता है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0। तो 3 × 5 4 × m 6 × 4 बराबर 0। 4m का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसको उधर लेके चले जाइए, 24 माइनस 15 कितना हो जाएगा -39। तो m का वैल्यू कितना हो जाएगा -39/4। ये आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमसे क्या रहेगा आपका। ये भी रह सकता है क्वेश्चन, देखिए वेक्टर में कभी कभी पूछा, वेक्टर में आपको क्या पूछेगा कि अगर मान लीजिए कि ए वेक्टर दिया हुआ रहेगा 3i माइनस 4j प्लस 5k, सब ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन ये सब पूछेगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव या 2 नंबर में भी पूछ सकता है, i माइनस 8j प्लस 6k पूछेगा a डॉट b निकालने के लिए। तो a डॉट b क्या हो जाएगा, a डॉट b में जानते हैं i डॉट i क्या होता है 1 हो जाता है, i डॉट j 0 होता है, i डॉट i क्या होता है i डॉट i j, ये देखिए फिजिक्स में भी पढ़ना मैथ में भी पढ़ना, j डॉट j और k डॉट k ये क्या होता है 1 और i डॉट j डॉट k डॉट i ये क्या हो जाता है 0, ये याद रखना। तो यहाँ पे देखिए डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो i सिर्फ 1 होता है, तो ये 3 वाला सिर्फ i वाला लेंगे, गुना करेंगे, j वाला के बीच में डॉट होगा और k वाला के बीच i डॉट j होगा तो ये 0, j डॉट k होगा तो 0, सिर्फ सेम को गुना करेंगे तो 3 डॉट करेंगे तो 3 हो जाएगा, ये 3i डॉट i 1 हो गया, माइनस ये क्या 4 और -8 तो क्या हो जाएगा +32 और ये क्या हो जाएगा +30। तो आंसर कितना आ जाएगा a डॉट b, ऑप्शन में देख लीजिएगा ऐसा करके दिया हो रहेगा, है ना। 30 यहाँ पे 2 हो गया और 3 32 और 30 62 और 3 क्या हो जाएगा 65 आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर यही वेक्टर के बीच में अगर देता है कि डॉट दिया ना, तो अगर मान लीजिए दे दिया आपका क्रॉस निकालने के लिए, तो क्रॉस निकालने के लिए हमसे कैसे करते हैं, अगर इसी क्वेश्चन में दे देगा a क्रॉस b निकालने के लिए, ये 2 नंबर में भी दे सकता है या फिर 1 नंबर में भी दे सकता है। तो हमसे जानते हैं क्रॉस का क्या होता है i क्रॉस j बराबर क्या होता है k, j क्रॉस k क्या होता है i, ठीक है, और k क्रॉस i क्या होता है i क्रॉस j k, j क्रॉस k i, k क्रॉस i j। इसको याद रखने का क्या तरीका है, साइक्लिक ऑर्डर में घूम जाइए, i है, ये j है और ये क्या है k। तो अगर हम सब क्लॉक वाइज घूमेंगे ना तो हम सबको i j k, तो i j होगा तो क्या हो जाएगा k, j k होगा तो क्या हो जाएगा i, k और i होगा तो j, ठीक है। अगर उल्टा घूमेंगे एंटी क्लॉक वाइज तो साइन माइनस का हो जाता है, क्यों, क्योंकि a क्रॉस b क्या होता है माइनस b क्रॉस a के बराबर होता है ना। ये फिजिक्स में भी पढ़ा है तो क्रॉस प्रोडक्ट में, ठीक है, मैथ में भी पढ़ना है। यानी कि a क्रॉस b और b क्रॉस a के बीच में क्या होगा एंगल 180 डिग्री होगा, a क्रॉस b अगर ऊपर होगा तो b क्रॉस a क्या होगा नीचे, ये दोनों के बीच में एंगल। कभी कभी ये भी ऑब्जेक्टिव में देता है कि एंगल बिटवीन a क्रॉस b एंड b क्रॉस a, तो याद रखिएगा a क्रॉस b और b क्रॉस a के बीच में एंगल क्या होता है 180 डिग्री। देयरफॉर इसका साइन क्या होगा, अगर a क्रॉस b का वैल्यू 5 है तो b क्रॉस a का क्या होगा -5, ठीक है। तो यही इसमें देखिए i क्रॉस j अगर आपका k है तो j क्रॉस i यानी उल्टा ऑर्डर में घूमेंगे, यानी j के बाद i करेंगे, यानी कि
ये एंटी क्लॉकवाइज घूमे तो जे क्रॉस आई क्या हो जाएगा माइनस के। तो ये आपको याद रखना है कि क्लॉक वाइज घूमेंगे तो ये आई क्रॉस जे, तो साइक्लिक ऑर्डर याद रखिए आई जे के आई जे, उसके बाद फिर आई क्रॉस जे हो जाए करेंगे तो के आएगा, जे क्रॉस के करेंगे तो आई आएगा, ठीक है, और के क्रॉस आई करेंगे तो जे आएगा। इसका उल्टा अगर करेंगे, अगर जे क्रॉस आई करेंगे तो माइनस के हो जाएगा, ठीक है, आई क्रॉस के करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस जे, ठीक है, इस तरह से। अब के क्रॉस जे करेंगे तो क्या हो जाएगा, के क्रॉस जे करिएगा तो आपका माइनस आई, ठीक है, उल्टा घूमेंगे तो हम तो समझ रहे हैं। अब मान लीजिए कि इसका हम सबको एग्जाम में दे देगा 2 नंबर में क्या, क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए, ठीक है। तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे ये बता देते हैं आपको। क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए डिटर्मिनेंट वाला वैल्यू याद रखेंगे, ए क्रॉस बी निकालते हैं तो क्या करते हैं, आई जे के, है ना। अब आई जे के लिख लिए, यहाँ क्या होगा 3 - 4 और ये क्या हो जाएगा 5, ये क्या हो जाएगा 1 - 8 6। अब डिटर्मिनेंट हमसे जानते हैं, आई लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जम जाएगा और ये जम जाएगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा -24 और ये क्या हो जाएगा +40 ना, -24 +40 -40 होगा, लेकिन एक माइनस खुद से होता है। अब देखिए ये प्लस लिए तो ये क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस लिखेंगे तो वही ऑर्डर रहेगा जैसे लेते हैं, तो माइनस जे लेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस जे लेंगे ये जब जाएगा और ये जब जाएगा, तो 3 छक्के 18, 18 - 5। अब के लेंगे तो क्या हो जाएगा ये और ये, अब प्लस लिखेंगे प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। अब के लेंगे तो ये और ये जब जाएगा कितना हो जाएगा -24 +4 तो कितना आ जाएगा देखिए, 40 में से 24 घटाएंगे तो 16 हो जाएगा, 16 आई, है ना। 18 में से 5 घटाएंगे तो माइनस तो है ही, 18 में 5 घटाए 13 जे, और कितना हो जाएगा -20 के। तो आपका ए क्रॉस बी ये आ जाएगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। और वेक्टर में पूछेगा और कुछ ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि अगर 2 वेक्टर परपेंडिकुलर है तो ए डॉट बी क्या हो जाता है 0, ठीक है, ये याद रखिएगा। 2 वेक्टर अगर ए और बी परपेंडिकुलर है तो क्या हो जाता है ए डॉट बी 0। उसके बाद आई डॉट आई जे डॉट जे और के डॉट के 1 ये भी पूछ सकता है ना। उसके बाद आपको याद रखना है कि 2 वेक्टर अगर पैरेलल है तो ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा 0। 2 वेक्टर अगर पैरेलल है तो ए क्रॉस बी क्या हो जाता है, ए और बी अगर पैरेलल है तो क्या हो जाएगा ए क्रॉस बी 0 हो जाता है, ठीक है। क्योंकि ए क्रॉस बी का क्या होता है ए बी साइन थीटा यूनिट वेक्टर एन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एंगल जब पैरेलल रहता है तो हम सब थीटा 0 डिग्री लेते हैं या 180 डिग्री लेंगे। 0 कब होगा जब दोनों वेक्टर क्या है सिमिलर डायरेक्शन में, 2 पैरेलल वेक्टर अगर क्या है सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो एंगल 0 हो जाएगा। अगर एंटी पैरेलल होगा तो क्या हो जाता है एंगल 180, तो साइन 0 का वैल्यू भी 0 और साइन 180 का भी वैल्यू 0, इसीलिए ए क्रॉस बी का वैल्यू 0 है ना। अगर दोनों वेक्टर पैरेलल है, अगर परपेंडिकुलर है तो याद रखना ए डॉट बी 0, क्यों, क्योंकि ए डॉट बी का फॉर्मूला होता है ए बी कॉस थीटा, तो कॉस 90 कितना हो जाएगा परपेंडिकुलर में, कॉस 90 का वैल्यू 0। और भी बहुत सारा क्वेश्चन के साथ मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आप सब पूरे जम के तैयारी करिए बोर्ड का, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने का कोशिश करिए, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक।